स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर था नियोजित विकास की राजनीति, चैप्टर नंबर 3, 12th क्लास। आज हम जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहे हैं, 3rd चैप्टर। तो आज आप स्टडी करेंगे जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उससे संबंधित, सेकंड 5 ईयर प्लान से संबंधित, और जो भी विवाद वगैरह थे, हरित क्रांति थी, ग्रीन रिवोल्यूशन थी, ग्रीन रिवोल्यूशन में हमारे खाद्यान्नों को बढ़ावा मिला, ठीक है, गेहूँ और जो चावल की फसल थी उसकी पैदावार को बढ़ोतरी मिली, ठीक है, ये सारा सब कुछ आज आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला 5 ईयर प्लान कब आया था उसके बारे में देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की कोशिश देश की गरीबी के मकड़ल जाल से निकालने की थी, ठीक है। पहला जो हमारा पंचवर्षीय प्लान था वो 1951 से 1956 के बीच में आया था, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है। किस चीज़ के लिए आया था? गरीबी को, पॉवर्टी को हटाने के लिए। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों के एक KN राज थे, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। विकास की जो चाल है, इनकी जो थोट थी वो ये थी कि हमें अपने जो विकास की चाल है उसे धीमा करना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया जाए, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में जो पहला फोकस था वो किस चीज़ के ऊपर था? कृषि क्षेत्र के, क्योंकि जब हमारा विभाजन हुआ था तो सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रभावित क्षेत्र था वो हमारा कृषि क्षेत्र ही था। इसलिए प्लान किया गया कि जो हमारा पहला पंचवर्षीय प्लान है उसमें कृषि पर फोकस किया जाए, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। बाखड़ा नांगल, यदि आप डैम की बात करें तो जैसी विशाल परियोजनाओं की बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया, ठीक है। फिर देखिए, योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, उसको क्या ऊंचा करना था। फिर कहता है यह संभव है जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो, ठीक है। कब पॉसिबल है पर कैपिटा इनकम? कब जब बढ़ेगी? जब लोगों की जो बचत है वो उनके खर्चे से ज़्यादा हो, मतलब जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो? कम हो, ठीक है, और जो लोगों की सेविंग है वो ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी थी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम जो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि सेविंग ज़्यादा होनी चाहिए, तो जितनी भी बचत जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप बढ़ी थी लोगों की, ये कहता है जितनी वो चाहते थे वो उतनी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी थी। बाद के दिनों में 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी ही आई थी। औद्योगिकरण की तेज रफ्तार देखते हैं, ये हमारा सेकेंड ईयर प्लान में दिया गया है। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारे भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकार की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, मतलब स्लो प्रोसेस होना चाहिए, भारत को धीमी गति से चलना चाहिए। इसी तरीके से यदि मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो उसमें जो बदलाव आया था वो क्या था? तेज गति था, ठीक है। फिर कहता है इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, ठीक है।
आयात मतलब जो हम दूसरे देशों से चीज़ें अपने देश में मंगवाते हैं, ठीक है। हमारे देसी उद्योगों को संरक्षित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए जो हम दूसरे देशों से चीज़ें आएंगी उनका जो टैक्स था वो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, शुल्क जो था उनका बढ़ा दिया, ठीक है। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो थी उसमें यदि भारत की बात करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने से उसे अपने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच के संतुलन साधने में भारी कठिनाई हो रही थी, ठीक है। उद्योगों की तरफ फोकस कर रहे थे तो क्या खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लग गया था, और जो योजनाकार जो उद्योग थे और जो कृषि के बीच का संतुलन था वो नहीं बन पा रहा था, उसमें भारी कठिनाई आ रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ खास अलग नहीं थी। कहता है आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आ रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर गलती की है। कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। अब मुख्य उद्योगों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि बनाम उद्योग। देखिए यहाँ से मैंने आपको ऊपर से ही क्लियर करवा दिया कि जैसे कि इसमें बोला गया कि कुछ आलोचक ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि जो ये 5 ईयर प्लान आए हैं उस 5 ईयर से प्लान से किसको बेनिफिट हुआ है, सिर्फ शहरों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। शहरों की तरफदारी हुई है, गाँव पे ग्रामीण जो विकास है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और जो हमारा सेकेंड ईयर प्लान था, सेकेंड ईयर प्लान में उद्योगों पर फोकस किया गया। तो जो आलोचक थे वो ये कहते थे कि सेकेंड ईयर प्लान में उद्योगों पर फोकस नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसकी बजाय जो कृषि आधारित उद्योग हैं उन पर फोकस करना चाहिए था। तो जो विवाद उत्पन्न हुए इस सिचुएशन में, उन विवादों के बारे में पढ़ते हैं। कृषि बनाम उद्योग कहता है हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसे पिछड़े अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव रहा, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर फोकस किया गया था, कृषि पे नहीं किया गया, तो उसका अभाव रहा। और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को काफ़ी चोट पहुँची। जेसी कुमरप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई थी। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं, इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर फोकस किया गया, तो चौधरी चरण सिंह जो मतलब पहले कांग्रेस के ही नेता थे और उन्होंने अलग से फिर अपनी एक नई पार्टी की स्थापना कर ली थी जिसका नाम था भारतीय लोकदल, ठीक है। उनका कहना ये था कि जो मतलब औद्योगिकरण हुआ है उससे शहरों को ज़्यादा तरक्की मिली है, उनसे वो समृद्ध हुए हैं, लेकिन जो किसान है, जो ग्रामीण जनता है, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है, ठीक है। ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। कहते हैं कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नियोजन के खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। जो भी हमारी प्लानिंग थी उसमें जो हमारा डेवलपमेंट था उसके कार्यक्रम में सिंचाई परियोजनाओं पर एक काफ़ी बड़ी रकम खर्च करने की बात की गई थी, ठीक है। इरिगेशन पे फोकस कर रहे थे। फिर कहते हैं नियोजन की नीतियाँ असफल नहीं
हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हुआ। नियोजन में जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई वो अनसक्सेसफुल नहीं हुई थी, बल्कि उनको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया था, क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा होती थी। देखिए, जो हमारे बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास सामाजिक और राजनीतिक दोनों ताकत होती थी। इसके अतिरिक्त लोगों की एक यह दलील भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती है तभी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान ना कर पाती। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं। फिर कहते हैं निजी क्षेत्र मतलब जो प्राइवेटाइजेशन, जैसे हम अपने उद्योगों का, अपने कारखानों का जितना भी कार्य है वो निजी हाथों में दे दें, या सार्वजनिक सरकार अपने हाथों में रखें भारी उद्योगों को, वो किस तरीके से, तो उनमें क्या विवाद था उसके बारे में देखते हैं। विकास के जो दो जाने माने मॉडल हैं भारत में, उनमें किसी को भी नहीं अपनाएगा। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्रों के भरोसे होता है और भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है। हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है और इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को ले लिया गया, अपने देश में इन मिले जुले रूपों को लागू किया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए, ना तो हमने सारा का सारा काम निजी हाथों में दिया, ना ही हमने पूर्णतः निजी जो उद्योग वगैरह हैं, ठीक है, उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया। हमने जो काम था, मतलब जो कैपिटलिज्म था, ठीक है, और जो समाजवादी मॉडल था, उन दोनों का ही मिश्रण रूप लिया था। एक कुछ पहलू हमने पूंजीवादी उससे लिए और कुछ हमने समाजवादी मॉडल से लिए। ठीक है, इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। खेती, किसानी, व्यापार, उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा, उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया, राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई थी। ठीक है, आलोचकों का कहना था, जो निंदा कर रहे थे उनका कहना था, योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है। ठीक है, ना ही निजी क्षेत्र को बढ़वार के लिए कोई उपाय किया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और अन्य न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधा आयद की है जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही है। सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी हैं, इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी है। ठीक है, आलोचकों का स्पष्ट कहना था कि यदि सरकार ज़्यादातर चीज़ें अपने अंडर में रख रही है या एट प्रेजेंट रखने लग रही है, तो इससे जो है भ्रष्टाचार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कुछ आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया है। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा व चिकित्सा के लिए चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की है। ना तो शिक्षा पे कोई इन्वेस्टमेंट की है, ना ही चिकित्सा पे कोई इन्वेस्टमेंट की है। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया है जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की है। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज यदि 2 वर्ष की देखें तो वो कम हो गई है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो उनकी इंक्रीज हो गई है। अब देखिए मुख्य परिणाम देखते हैं। आज़ाद भारत के सामने मुख्य 3 चुनौतियाँ थीं। ठीक है, इनकी चर्चा 3 अध्याय में की गई है। इनमें से तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई, नियोजित विकास। देखिए, जो हमने प्लानिंग बनाई अपने डेवलपमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, सेकंड 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान आया। ठीक है, इस तरीके से 2012 तक हमारे 5 ईयर प्लान आए। तो ये कहता है कि इनमें जो मतलब ये जो प्लान आए, जो नियोजित विकास था, ठीक है, ये हमारी तीसरी चुनौती थी, जो मतलब काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क थी। कहता है उसके बाद शुरुआती दौर में इस दिशा में बड़े
कदम न उठाने पाने की अक्षमता की एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा था वे जल्द ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इनके कारण सभी की भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। अब बुनियाद देखते हैं। नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत की इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इस अवधि में ही शुरू हुई थी। इसमें सिंचाई, बिजली उत्पादन के लिए शुरू किए गए भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं भी इसी समय पर लगाई गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भारी उद्योग उभरे थे, जैसे कि इस्पात संयंत्र था, तेल शोधक जो रिफाइनरीज वगैरह थी, कारखाने थे, विनिर्माता इकाई थी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, रक्षा उत्पादन थे आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशेष परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई, फिर भी बाद के समय में आर्थिक समृद्धि और इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं थी। अब भूमि सुधार की बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक कृषि का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। ठीक है, गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के ज़माने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से ज़मीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हो गई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी राजनीतिक का दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। जमीन के छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों में थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रखता है। देखिए, पहले जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जिनको खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और उनके पास जो भूमि है वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, इस वजह से सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए, ये निश्चित कर दिया गया किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि का टुकड़ा रह सकता है। ठीक है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्हें इस कानून का तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह तो जो काश्तकार किसी और की ज़मीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हरित क्रांति में ये क्या कहता है कि खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर भारी दबाव पड़ने लगा, दबाव की आशंका बढ़ने लगी। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर खाद्यान्न संकट की प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से हमें संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ गया था। ठीक है, इसलिए जो अमेरिका थी उसने भारत की आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला था। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति को अपनाया। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए हैं, शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। ठीक है, जो काफ़ी पिछड़े हुए थे, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट उनको काफ़ी हेल्प कर रही थी। इस नीति को छोड़ दिया गया। अब सरकार ने उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद है, जहां के किसान समृद्ध हैं। इस नीति के पक्ष में यह दलील की गई जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक होंगे। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुचित मूल्य पर मुहैया कराने शुरू कर दिए। सरकार ने इस बात की गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर सरकार जो है उसे खरीद लेगी। उस परिघटना की शुरुआत हुई थी जिसे हरित क्रांति कहा गया था। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ और देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे जो पॉजिटिव इफेक्ट आया था वो कहाँ आया था? हरियाणा, पंजाब और यूपी पर आया था। कहते हैं हरियाणा, पंजाब और यूपी जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गई, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामी के बीच का जो अंतर था वो मुखर हो उठा और इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनेक
स्थितियां पैदा हुई। दूसरे हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसान, जो यानी मध्यम श्रेणी के थे, भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इन्हीं बदलाव से फायदा हुआ और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। बाद के बदलाव की बात करते हैं। 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आया। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में। कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गांधी नेता बनकर उभरी थी 1967 में, क्योंकि 1966 तक हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो थे वे हमारे देश के प्रधानमंत्री थी। उनकी मृत्यु के पश्चात जन नेता के रूप में इंदिरा गांधी उभर कर सामने आई थी। इंदिरा गांधी इज डॉटर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयद हुई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी टाइम पे हुआ था, 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय पे उन्हीं का ही ये निर्णय था। फिर उसके बाद कहता है, सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की थी, क्योंकि इंदिरा गांधी का नारा ही था गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है। इन परिवर्तनों के साथ साथ सरकार का विचारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा। ठीक है। प्लानिंग जो थी वो कंटिन्यू रही, लेकिन इसके महत्व में कमी आई। ठीक है। उसके बाद कहता है 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से लेकर 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थे। सार्वजनिक क्षेत्र और नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों को गहरा विश्वास था, लेकिन बदलते हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया, और इस बदलाव के बारे में हम पाठ्यपुस्तक के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। ठीक है।